Hello friends, good morning. Today topic is पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके पहले एपिसोड में मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सिस्टम मैंने आपको बताया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, कैसे एसेट्स को बेच करके अपन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये डायग्राम जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। वैसे देखने में ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, सबसे पहले मैंने बताया था बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी एसेट्स थी उनको अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया, जो लाइबिलिटीज़ थी उनको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया। आउटसाइड लाइबिलिटीज होती थी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। एसेट्स में वो सब एसेट्स ट्रांसफ़र करते थे जिनकी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड, जिनको कैश में कन्वर्ट होने की संभावनाएं हैं। वास्तव में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है वो बात अलग होती है, लेकिन जिनकी संभावना है पैसे मिलने की, उसको अपन इसमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स का प्रोविजन, एनी प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स, ट्रांसफ़र अपन क्रेडिट साइड में करते हैं। एनी प्रोविजन अगेंस्ट लाइबिलिटी, उसको अपन डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी को एक बार इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद में सिर्फ अपने पास में 4 अकाउंट काम आते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट और बोथ, और कैश या बैंक अकाउंट। ये सिर्फ 4 ही वर्ड अपने पास में काम आएंगे आगे की फर्दर अकाउंटिंग में। इसके अलावा अगर कोई आपने अदरवाइज वर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब आपने वहाँ पे गलती की है। सिर्फ और सिर्फ 4 ही वर्ड काम आएंगे। जैसे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज अकाउंट अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। रियलाइजेशन अकाउंट में किसी भी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं करते हैं अपन। रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं करते हैं। वंस द एसेट्स हैज बीन ट्रांसफर टू दिस अकाउंट देन ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे कितने पैसे आ रहे हैं या कितने पैसे जा रहे हैं उसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं। बुक वैल्यू से अपना कोई मतलब नहीं है। देयर इज ए नो रोल फॉर द बुक वैल्यू, ओनली कैश बेसिस रिकॉर्डिंग। यस, तो एसेट साइड सबसे पहले एसेट्स को बेचेंगे। आपने एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। जब भी एसेट्स बेचेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश। कैश बैंक अगर आपने मार्केट में बेची है, कैश या बैंक आ रहा है या आपने कैश या बैंक अकाउंट को बनाया है, ये बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है कि बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का अकाउंट दिया हुआ है या बैंक का अकाउंट दिया हुआ है। दोनों ही अकाउंट दिए हुए तो ऑप्शन मैंने कल बताया था, उस हिसाब से अपन सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट बैंक लेते हैं तो यहाँ पे बाई बैंक। अगर आपने मार्केट में बेची है तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक करेंगे। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखें या क्रेडिट लिखें। उस केस में अपन कैश बुक के बेसिस के ऊपर करते हैं। जितनी भी रिसिप्ट होती है वो डेबिट साइड लिखते हैं और जितना भी पेमेंट होता है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अकाउंट से अकाउंट में एंट्री अपोजिट साइड में होती है। कोई ट्रांजैक्शंस कैश आया है तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड डेबिट साइड लिखेंगे, तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट। अगर आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स बेचने के बारे में बता रहा था। व्हेन द एसेट्स आर टू बी सोल्ड, जब भी एसेट्स बेचेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। एसेट्स को आपने अगेंस्ट कैश बेची हो, एसेट्स को किसी पार्टनर ने एट ले लिया हो एट एग्रीड वैल्यू, या एसेट्स को आपने किसी लोन पार्टनर्स लोन में एडजस्ट किया हो उसको। बार्टर सिस्टम की बात मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको 3 ऑप्शंस बता रहा हूँ। एक तो आपने कैश के बदले में बेची हो, दूसरा किसी पार्टनर ने एसेट्स ले ली हो, तीसरा पार्टनर्स लोन में आपने एसेट्स दे दी हो। कैश के बदले में दी है तो जितने में आपने बेची है कैश में वो अमाउंट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और कैश अकाउंट के डेबिट साइड। किसी पार्टनर ने एग्रीड वैल्यू पे ली है तो वो अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। यदि एसेट्स आपने किसी पार्टनर लोन में एडजस्ट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट कर देंगे अपन। इस तरह से 3 ऑप्शंस होते हैं एसेट्स बेचने के अपने पास में।
फिर आपके पास में आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? किसी भी एसेट्स को थर्ड पार्टी लोन के बदले में दे देना। किसी भी एसेट्स को, एसेट्स में बी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, एसेट्स चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, अगर उसको अपन ने किसी पैसे मांगने वाले किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, लाइबिलिटी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल के अलावा किसी तीसरे आदमी को देते हैं अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं बुक्स में। दैट इज़ ट्रीटेड एज बार्टर सिस्टम, कि कोई पैसे मांगता था, उसको पैसे के बदले में आपने एसेट्स दे दी। बोथ मे बी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, एसेट्स जो है वो भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड हो सकती है और लाइबिलिटी भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड हो सकती है, लेकिन लाइबिलिटी मस्ट बी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो आप उस बार्टर सिस्टम की बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? एसेट्स को, जिन जिन एसेट्स के लिए क्वेश्चन कहता है कि एसेट्स एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बेच दी, यहाँ पे बुक वैल्यू का कोई रेफरेंस नहीं लेना, जितने रुपए में बेच दी वो एंट्री आ जाएगी, चाहे बुक वैल्यू से कम में बेची हो या ज़्यादा में बेची हो। आइदर प्रॉफिट और लॉस की एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ कैश अमाउंट की एंट्री करेंगे अपन। दूसरी बात, कभी कभी किसी एसेट्स के बारे में साइलेंट रहता है, कभी कभी क्वेश्चंस एसेट्स के बेचने के बारे में बता देता है अपने को कि सच एसेट्स एट सोल्ड एट सच वैल्यू, और किसी एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इन दैट केस, जिस एसेट्स के बारे में बेचने के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, उस एसेट्स को अपन मन से नहीं बेचेंगे। अपन ये मानेंगे द वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स इज जीरो, उस एसेट्स की वैल्यू जीरो हो गई है और उसको बेचने से कुछ नहीं मिला, ये मान के करेंगे और उस एसेट्स को बेचने की एंट्री नहीं करेंगे। जिस एसेट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहता है उस एसेट्स को। अब इसमें क्या कह रहा है? एक्सेप्ट LIC पॉलिसी। इन सब में LIC पॉलिसी के अलावा बात है। LIC पॉलिसी के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो भी अपन ये मानेंगे कि LIC पॉलिसी बियर्स सम सरेंडर वैल्यू। अगर क्वेश्चन सरेंडर वैल्यू के बारे में बताता है तो उस सरेंडर वैल्यू पर पैसे आने की एंट्री कर देंगे पॉलिसी की। अगर क्वेश्चन सरेंडर वैल्यू नहीं बताता है तो जो बैलेंस शीट में गिवन बुक वैल्यू है उसी को सरेंडर वैल्यू मान लेंगे, और क्वेश्चन साइलेंट है तो भी LIC पॉलिसी के बुक वैल्यू के बराबर पैसे आने की एंट्री करेंगे। लाइफ पॉलिसी जो होती है उसकी सरेंडर वैल्यू होती है, और नॉर्मली इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन वी मे एज्यूम दैट बुक वैल्यू इज द सरेंडर वैल्यू। यह मान करके LIC पॉलिसी को अपन सरेंडर मानेंगे कि उसको पॉलिसी को सरेंडर कर दी और जो बुक वैल्यू है वो अपने को मिल गई, तो उस LIC पॉलिसी के पैसे आने की एंट्री करेंगे इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अदर एसेट्स के बारे में ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी या लाइफ पॉलिसी के बारे में ऐसा करेंगे अपन। तो इस तरह से अपन एसेट्स का एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है? यस। अब आता है आपके पास में लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। जैसे ही अपने पास में एसेट्स बेचेंगे, पैसे आएंगे, आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। लायबिलिटी के पेमेंट के लिए क्वेश्चन बताएगा कि किस लायबिलिटी को कितना पेमेंट किया। आइदर एट बुक वैल्यू और मोर देन बुक वैल्यू और लेस देन बुक वैल्यू। जितना अमाउंट क्वेश्चन बताता है पर्टिकुलर लायबिलिटी को, क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट किया, बिल्स पेबल को इतना पेमेंट किया, लोन का इतना पेमेंट किया, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी आपने इधर ट्रांसफर की थी क्रेडिट साइड में, जब उसका पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर आप कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो टू कैश करेंगे, बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी पेमेंट करने की दो मेथड हो सकती है, या तो फर्म खुद पेमेंट कर रही है कैश या बैंक लायबिलिटी को, या कोई पार्टनर उस लायबिलिटी को ले लेता है टू बी पे हिमसेल्फ। वो पार्टनर खुद पैसे उसके चुका देगा। किसी लायबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, किसी लायबिलिटी को पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। तो अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो वो किसी एग्रीड वैल्यू पे लेगा, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एग्रीड वैल्यू पर। अगर उस लायबिलिटी का आपने कैश पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितना आप पेमेंट कर रहे हैं, मे बी मोर देन बुक वैल्यू और लेस देन बुक वैल्यू, जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट से एंट्री करेंगे। बुक वैल्यू का कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। कभी कभी
लाइबिलिटी, जिस किसी की लाइबिलिटी है वो कोई एसेट्स ले लेता है, जिसकी लाइबिलिटी है वो एसेट्स ले लेता है, तो ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा। कोई भी जो क्रेडिटर है, पैसे लेने वाला है, वो अब कोई भी एसेट्स ले लेता है तो ये बार्टर सिस्टम हो जाएगा, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। अगर फुल सेटलमेंट में नहीं लेता है, मान लो जैसे क्रेडिटर है 50,000 रुपये के, उन्होंने एसेट्स ले ली 40,000 रुपये की, तो 40,000 रुपये का बार्टर होगा, 50 का पूरा नहीं होगा, और रिमेनिंग 10,000 अपन उसको कैश पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को। तो यहाँ पे 10,000 जो कैश पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे अपन, 40,000 की जो एसेट्स दी है उसकी एंट्री कोई एंट्री नहीं करेंगे अपन। यस, तो लाइबिलिटी को आप जैसे भी क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से पेमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने की बात यह है कि लाइबिलिटीज में सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होना जरूरी है, एक्सेप्ट प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स। एसेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर एसेट्स रिप्लेसमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरह के कोई भी प्रोविजन बने हुए हैं तो उनका पेमेंट नहीं होता है, उनका पेमेंट नहीं होता है किसी भी प्रोविज़न का, क्योंकि किसको पैसे देंगे, कोई पैसे लेने वाला ही नहीं होता है, वो सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होते हैं अपने को। इसलिए किसी भी प्रोविज़न का पेमेंट नहीं होंगे। और यदि किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को अपने आप अपने लेवल पे अपने मन से उस लाइबिलिटी का बुक वैल्यू पे पेमेंट करना होगा। एसेट्स में अपन बुक वैल्यू पे रियलाइज़ नहीं करते हैं एसेट्स को, लेकिन लाइबिलिटी के केस में अगर किसी लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो वी हैव टू मेक द पेमेंट फॉर दैट लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिना कुछ कहें। इट मीन्स ऑल लाइबिलिटीज मस्ट बी पेड। या तो क्वेश्चन कहे कि इस पर्टिकुलर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है तब तो पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपको उस लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। यस, इस तरह से जब कभी पेमेंट की बात आती है तो लाइबिलिटीज़ को आप चेक करेंगे वन बाय वन कि सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया या नहीं हुआ, उसके बाद ही रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। यस, फिर आता है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो होती है जो बैलेंस शीट में उनको मेंशन नहीं है, लेकिन दीज एसेट्स आर पार्ट ऑफ द बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है, तो उनको बेचने से कुछ पैसे मिलेंगे अपने को। अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचने से पैसे नहीं मिलते हैं तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं तो अपन उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उसको बेचने से जो पैसे आएंगे, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ दैट एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ एसेट्स बेचने पर जो एंट्री करते हैं बाई कैश, वही सिस्टम बाई कैश कर देंगे या बाई पार्टनर्स कैपिटल कर देंगे या बाई लोन कर देंगे, जो भी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से एसेट्स बेचने वाली एंट्री करेंगे अपन, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपन। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी होती है, तो उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपन, लेकिन उस लाइबिलिटी का जो पेमेंट करना है अपने को उसको रिकॉर्ड करेंगे एज पेमेंट ऑफ अदर लाइबिलिटीज, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड। और अगर कोई पार्टनर ले रहा है, पार्टनर के क्रेडिट साइड, और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उनके बदले में जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश रिसीव्ड और कैश पेड, उसकी एंट्री करेंगे एज यूजुअल। जैसे करते हैं एंट्री कैश आने की या कैश जाने की, वो एंट्री अपन जरूर करेंगे आपके पास में। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज मीन्स एक्सपेंसेज इनकर्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। इस काम को करने में कुछ एक्सपेंसेज होंगे, वो जो एक्सपेंसेज होते हैं टू डिजोल्व द फर्म की डिजोल्यूशन प्रोसेस होगी, उसमें जो खर्चे होते हैं उनको अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कहते हैं। वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। अब नॉर्मली फर्म बियर करती है, जब कभी फर्म को बियर नहीं करना होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, देन it was clearly mentioned in the question that the realization expenses will be borne by such partner. Realization expenses will be borne by such partner. तब फर्म बियर नहीं करेगी। रिलेशन एक्सपेंसेज इसके डेबिट साइड में लिखा जाता है। रिलेशन का जो किसी पार्टनर को दिया जाता है, नॉर्मली एक पार्टनर को दे दिया जाता है कि ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज फॉर द रिलेशन वर्क,
उसको उसके बदले में कुछ पैसे दिए जाते हैं पार्टनर को। अगर पार्टनर को कैश देते हैं, रिलेशन एक्सपेंसेज अगर कैश पेमेंट हुआ है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यदि किसी पार्टनर ने किया है रिलेशन का काम तो रिलेशन एक्सपेंसेज रिलेशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जनरली। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि कई बार ये क्वेश्चन ये कहता है कि पार्टनर को अपन ने पर्टिकुलर अमाउंट में फाइनल कर दिया कि ही विल पे इट रुपीज़ सच अमाउंट। अब जितने भी रिलेशन के एक्सपेंसेज होंगे वो अपनी जेब से बियर करेगा। उस केस में जितने पैसे में अपन ने उसको फाइनल किया है इतने रुपए देंगे रिलेशन एक्सपेंसेज के, वो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब एक्चुअल एक्सपेंसेज मे बी मोर और लेस, उससे फिर अपने को कोई मतलब नहीं है, ही विल बियर पर्सनली। कभी कभी रिलेशन एक्सपेंसेस के पैसे किसी पार्टनर को देते हैं और रिलेशन एक्सपेंसेस के बारे में नहीं कहता क्वेश्चन कि कौन बियर करेगा। उस केस में अपन उस पार्टनर को पैसे भी देंगे और रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय द फर्म। पार्टनर सिर्फ उसी कंडीशन में बियर करेगा जब क्वेश्चन क्लियर कट कह रहा हो कि पार्टनर को सच अमाउंट विल बी गिवन अगेंस्ट रिलेशन एक्सपेंसेज एंड एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेज विल बी बोर्न बाय द पार्टनर। क्लियर कट कहा हो कि एक्सपेंसेज बोर्न बाय द पार्टनर, तब ही एक्सपेंसेज पार्टनर बियर करेगा। अदरवाइज फर्म पार्टनर को भी पैसे देगी और रिलेशन एक्सपेंसेज का भी पेमेंट करेगी, दोनों काम करेगी। अदरवाइज अगर क्लियर कट मेंशन नहीं है तो दोनों काम फर्म बियर करेगी। यस कुछ भी नहीं कहता है तो फर्म ही बियर करती है रिलेशन एक्सपेंसेज। नो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस एंड द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल बी प्रॉफिट और लॉस। यस यहाँ पे जो भी एसेट्स को सेल करना और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना, उसमें कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, बुक वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट आता है या जाता है, आइदर रिसीव्ड मोर देन बुक वैल्यू और पेड मोर देन बुक वैल्यू और लेस देन बुक वैल्यू और पेड लेस देन बुक वैल्यू, इससे जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसमें पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ कैश बेसिस रिकॉर्डिंग करनी है। इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा रिलेशन अकाउंट का, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट और लॉस। और जो भी प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ जैसे P&L में अपन डेबिट साइड में लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही होगा, उसको ओल्ड कहें चाहे न्यू कहें, वो एक ही रेशियो होगा आपके पास में, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट आता है अपन सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो भी बैलेंस शीट में गिवन होगा। यहाँ पे यह ध्यान रखने की बात है कि फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन अकाउंट, इस बीच का आपको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना होता है बाय डिफ़ॉल्ट 6%। अगर पार्टनर के लोन का पेमेंट बैलेंस शीट की डेट को नहीं करते हैं, किसी लेटर ऑन डेट को करते हैं, तो आपको इंटरवेनिंग पीरियड का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन नहीं कहे तो भी आपको ये इंटरेस्ट की एंट्री करनी होगी, क्योंकि पार्टनर्स लोन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अदरवाइज होगी तो बताएगा क्वेश्चन, नहीं तो आप 6% से कैलकुलेट करें, पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट करें और रिलेशन अकाउंट के डेबिट करें 6% इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में जो अमाउंट बनता है उसके बदले में अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश कर देंगे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर देंगे। और अगर कोई एसेट्स दिए हैं एग्रीड वैल्यू पे दिए हैं तो अपन रिलेशन अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। इसके बाद में भी अगर इसका कोई बैलेंस बचता है तो वो कैश के थ्रू सेटल कर देते हैं। अगर उसको ज़्यादा पैसे के एसेट्स दिए तो पैसे लेके आएगा और उसको कम वैल्यू के एसेट्स दिए हैं तो उसको रिमेनिंग का पेमेंट कर देंगे। अगर मान लो लोन अकाउंट उसका 50,000 का है, आपने एसेट्स उसको एग्रीड वैल्यू पर फुल सेटलमेंट में देंगे तब तो 50,000 मान लेंगे, उसकी एग्रीड वैल्यू 50,000 हो जाएगी। लेकिन आपने 50,000 का लोन है, उसको एसेट्स 40,000 के दिए तो 10,000 का कैश पेमेंट करेंगे या लिखेंगे टू कैश। यदि 50,000 का लोन है, आपने उसको एसेट्स दिए 1,00,000 रुपए की, तो रिमेनिंग 50,000 वो लेके आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश 50,000। ज़्यादा की एसेट्स दे दी उसको तो पैसे लेके आएगा, कम के एसेट्स दिए तो रिमेनिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और फुल सेटलमेंट में कर दिया आपने
एसेट्स उसके फुल सेटलमेंट में दिए तो जितने का लोन अमाउंट है उतने ही एसेट्स मान लेंगे। तो यहाँ पे एग्रीड वैल्यू में एसेट्स का वही लोन अमाउंट आ जाएगा। फुल सेटलमेंट में दिए तो जितने का लोन है वही अमाउंट यहाँ आ जाएगा, यही अमाउंट यहाँ पे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इस तरह से लोन अकाउंट का सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद में उसके बाद में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में। फिर इसका जो बैलेंस बचेगा उसको टू बैलेंस नहीं करेंगे अपन, उसको करेंगे टू बैंक अकाउंट। जो पैसा बचा हुआ है उसका अपन फाइनल पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का दोनों तरफ का टोटल बराबर हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि ये अपना इस क्वेश्चन के लिए बैलेंस शीट का पर्पस सर्व करता है। बैलेंस शीट में दोनों तरफ के टोटल बराबर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कैश अकाउंट के दोनों तरफ के टोटल बराबर हो जाएंगे, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये थ्योरी का पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इस बात का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।